हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 7 अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अध्याय के अंदर दिया गया पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच निम्नलिखित अंतर है। टेबल में एक तरफ लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरे तरफ लिखेंगे टहलना। अगर प्रतिवर्ती क्रिया की बात की जाए तो यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। अनैच्छिक प्रतिक्रिया कहने का मतलब कि यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमारे इच्छा के बिना होता है। अब जरा इसे समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के जरिए। मान लेते हैं आप किसी पार्क में बैठे हो और अचानक अगर आपके पैरों के सामने एक सांप आ जाए और आपकी नजर इस सांप पर पड़े तो आप क्या करते हैं, अचानक से तीव्र गति से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है यह हमारे इच्छा के बगैर होता है, यानी ऐसी प्रतिक्रिया को हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया है ये हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। अगर यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती तो मस्तिष्क क्या करता, सबसे पहले इन सूचनाओं को ग्रहण करता कि हमारे पैरों के सामने एक सांप आ चुकी है। फिर मस्तिष्क एक निर्णय लेता कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए और फिर यह मस्तिष्क हमारे पैरों की मांसपेशियों को आदेश करता कि कूदकर भाग जाओ। तो ये जो प्रक्रिया होती यह काफी लंबी प्रक्रिया होती जिसमें हमारे लिए खतरा भी हो सकता था। इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसी क्रियाओं की भेंट दी है जिससे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो काफी तीव्र गति से और बिना मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिए हुए ही होती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को अनिच्छिक प्रतिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी यह हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, यानी टहलने की जो क्रिया है यह हमारे इच्छा के अनुसार होती है। हमारे मस्तिष्क अगर चाहे तो टहल भी सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी टहल सकती है। अगला अंतर यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अगला अंतर है कि प्रतिवर्ती क्रिया अचानक एवं तीव्र गति से होती है, जबकि टहलने की क्रिया धीमी गति से होती है। इसी प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है, जबकि टहलने की क्रिया में संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच अंतर को जाना। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रहण यानी सिनेप्स में क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच छोटा खाली स्थान को अंतर्ग्रहण यानी सिनेप्स कहा जाता है। जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाओं का एक सुसंगठित जाल होता है। इसमें विभिन्न तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। किन्हीं दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान को अंतर्ग्रहण यानी सिनेप्स कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचना सिनेप्स को पार कर पहुंचते हैं। सूचनाओं का जो गमन होता है एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में, तो यह सिनेप्स को पार करके ही पहुंचता है। विद्युत तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन का स्राव करती है जो सिनेप्स को पार कर अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। अब हमें देखना है कि एक तंत्रिका कोशिका से
दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचना का गमन कैसे होता है? यह विद्युत तरंगों के रूप में होता है। जब विद्युत तरंगों के रूप में एक तंत्रिका कोशिका किसी सूचना को प्राप्त करती है तो यह दूसरे तंत्रिका कोशिका को उस सूचना को प्रेषित कर देती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा एक रसायन का स्राव होता है जो सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। इस प्रकार तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचनाओं का प्रेषण होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर मस्तिष्क का डायग्राम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस मस्तिष्क में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। इस प्रश्न के जवाब में हमें यह डायग्राम बनाना आवश्यक नहीं है। इस डायग्राम को हम सुविधा के दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह भाग प्रमस्तिष्क के पीछे भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर लिखेंगे, अगरबत्ती से रसायन वायु में मिल जाते हैं और सांसों के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती में प्रयुक्त किए गए रसायन वायु के साथ मिल जाते हैं और हमारे सांसों के द्वारा यह हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। नाक की संवेदी न्यूरॉन गंध को ग्रहण कर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं। हमारे नाक में गंध का पता लगाने के लिए संवेदी न्यूरॉन होते हैं। यह गंध को ग्रहण कर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं। अग्र मस्तिष्क में स्थित सूंघने के लिए विशिष्टकृत क्षेत्र गंध का पता लगाते हैं और हमें गंध का पता चलता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा परिचालित नहीं होती। यह अनिश्चित क्रिया है जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में कई सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इन क्रियाओं की सूचना मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचती है जहां सोच विचार करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्राव होता है। ये रसायन पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इन रसायनों को पादप हार्मोन कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो ऑक्सिन, जिबरेलिन इत्यादि प्रमुख पादप हार्मोन हैं। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, छुई-मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? आपने अनुभव किया होगा कि जब हम छुई-मुई की पौधों को स्पर्श करते हैं तो पत्तियां कुछ देर के लिए मुरझा जाती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अगर किसी पौधे को गमले में लगाकर एक बंद कमरे में रख दिया जाए जिसमें किसी खिड़की से प्रकाश आपतित हो तो हम क्या देखते हैं कि उस पौधे की जो प्रारोह होती हैं यानी जो शाखाएं होती हैं वह प्रकाश की ओर वृद्धि करती हैं। इन दोनों प्रकार की वृद्धि में क्या अंतर है यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, छुई-मुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है।
पौधों को जब स्पर्श किया जाता है तो पत्तियों में एक विशेष प्रकार की गति होती है, जिसके कारण पत्तियां कुछ देर के लिए मुरझा जाती है। स्पर्श की सूचना का संचारण एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक विद्युत रसायन क्रिया द्वारा होता है। अब जब किसी छुई की शाखा को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है, तो क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक स्पर्श की सूचना पहुंचती है और यह पहुंचाने की क्रिया होती है विद्युत रासायन क्रिया द्वारा। जबकि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति प्रकाशानुवर्तन होती है, परंतु किसी प्रारोह की प्रकाश की ओर जो गति होती है यह प्रकाशानुवर्तन होता है। यानी पौधों की जो तना या शाखाएं होती हैं, इसकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये प्रकाश की ओर ही बढ़ती हैं। इस प्रकार के गति को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। पौधे का प्रारोह बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करती है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने छुई पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्रारोह की गति को अंतर स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रतान का जो भाग वस्तु के संपर्क में है उसकी वृद्धि तीव्रता से नहीं होती, जबकि दूसरी ओर का भाग अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है। जब भी पौधे का प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो प्रतान का जो भाग वस्तु के संपर्क में होता है वह कम वृद्धि करता है और जो भाग वस्तु के संपर्क में नहीं होता है यह अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है, क्योंकि उस ओर ऑक्सिन की सांद्रता अधिक होती है। जो भाग वस्तु के संपर्क में नहीं होता है, प्रतान के उस भाग में ऑक्सिन की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि को गति प्रदान करती है। विभिन्न दिशाओं में ऑक्सिन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। यानी प्रतान जो होता है ये किसी सहारे को चारों ओर से जकड़ लेता है। इसका कारण यह है कि प्रतान की विभिन्न दिशाओं में ऑक्सिन की सांद्रता अलग अलग होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हमें समझना होगा जलानुवर्तन होता क्या है। पौधों की जड़ों में यह विशेषता होती है कि पौधे की जड़ें उसी ओर विस्तारित होती है जिस ओर जल होता है। इसी प्रक्रिया को, इसी विशेषता को जलानुवर्तन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सर्वप्रथम एक पौधे को गमले की मिट्टी में उगाएंगे। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पौधे को गमले की मिट्टी में उगा लेंगे। इसके बाद मिट्टी को एक ओर से गीला तथा दूसरी ओर से सूखा रखेंगे। कुछ दिनों के बाद परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि जड़ें जल या मिट्टी की ओर विस्तारित हो चुकी है। इस प्रकार यह प्रयोग जलानुवर्तन को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। उत्तर लिखेंगे, जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में विशेष ग्रंथियां होती हैं जो कुछ रसायन का स्राव करती है। इन रसायनों को हार्मोन कहा जाता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न।
आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर होगा आयोडीन की कमी से हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे घींघा रोग कहा जाता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अब प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? उत्तर लिखेंगे, एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होने से शरीर में निम्नलिखित अनुक्रिया होती है। पहला है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरा, श्वसन दर बढ़ जाता है। और तीसरा, मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह अधिक होने लगता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? उत्तर लिखेंगे, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन रक्त की बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में रक्त की शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन का स्राव कम होता है, इसलिए ऐसे रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। अगर आप एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरी वीडियो हमारे चैनल पर है और इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। आप वहां जाकर सारे क्वेश्चंस को जो कि एक्सरसाइज में दी गई हैं उसके आंसर्स को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।